कुछ क्लाइंट्स आते हैं, उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा ड्रेन होती हैं, ड्रेन के साथ हम ये कह सकते हैं वीक भी होती है। कभी आपको रीडिंग के टाइम क्लाइंट से बात करते हुए बहुत ज़्यादा एग्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल इस तरीके से कभी फील हुआ है? तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो टैरो सीखना चाहे तो? स्टार्टिंग में लोग पहले इसको मनी मेकिंग की टूल की तरह यूज़ करने लगते हैं कि जल्दी से मैं खर्चा निकालने लग जाऊँ। नहीं, प्लीज़, जब आप टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, जो कि मैंने किया और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, उस कार्ड को जियो। आप डेली गाइडेंस मांगिए कि मॉर्निंग में पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं अपने लिए, यूनिवर्स आज की गाइडेंस क्या है मेरे लिए, जो भी कार्ड आ रहा है उस कार्ड को जी के देखिए। और जैसे आजकल ट्रेंड में है कि लोग अपने नेम करेक्ट कराते हैं और हैंड राइटिंग से सामने वाले का पता लगा लेते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बिल्कुल, ठीक है। किस हद तक सही है कि आप हैंड राइटिंग से कैसे सामने वाले का पता लगा सकते हैं कि वो आपके सामने सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या उसकी पर्सनैलिटी क्या है? समटाइम्स बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं तो कई बार वो क्या करते हैं, अपने किसी भी एक लेटर को कट करके कर देते हैं। तो ये किस हद तक का सही है? आप उसकी पर्सनैलिटी को कैसे देख सकते हैं कि अगर उसने अपना एक कोई भी वर्ड को कट करा है तो वो पर्सनैलिटी क्या होगी? सुना है कि अगर आप कोई गलत घड़ी पहन लेते हैं तो आपका प्रोफेशन, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, बहुत चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो क्या एक घड़ी का, जैसे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आज की डेट में अगर एक रॉन्ग वॉच पहनी जाए, नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्शा आज आपके साथ एक और न्यू पॉडकास्ट लेके आई हूँ, जिसमें हमारे साथ हैं पूजा ए पांडे, जो बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं और फेस रीडर हैं, जो हैंड राइटिंग से लोगों की पर्सनैलिटी को बता सकती हैं, सच झूठ भी बता सकती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक अलग ही रोल है उनका, जिसमें वो मॉडलिंग से रिलेटेड भी हैं और एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी उनकी एक जर्नी। तो वेलकम पूजा, कैसे हैं आप? थैंक यू नैन्शा जी फॉर इनवाइटिंग मी पॉडकास्ट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आपसे मिल रही हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मैं आपका ना यूट्यूब चैनल ना आज से 3-4 साल पहले देखा करती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था आपकी वीडियोस देखना, द वे यू शफल कार्ड्स, ऑल दैट। तो मुझे था कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मिलूंगी, और आज मैं सामने आपके बैठी हूँ और मैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए कि मैंने भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी थी, और उस जर्नी में जो लोग मुझसे कनेक्टेड थे उन्हीं में से एक आज मेरे सामने हैं, जो खुद आज एक टैरो कार्ड रीडर हैं, जैसे कि मैंने बताया। और सुनते हैं उनकी जर्नी कैसी रही इस जर्नी में। तो आप बताइए, आप टैरो कार्ड रीडर कब और कैसे बने? हाँ, तो देखिए क्या था कि लाइक आज से 2018 की बात मैं करती हूँ। हमारे माइंड में बहुत क्वेश्चंस चलते रहते हैं, मेरे भी चलते हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे कभी यूट्यूब खोला, कुछ खोला, तो मेरे सामने टैरो की वीडियोस आ जाती थी। और हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता था जो बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन चल रहे हैं उसके आंसर्स मिल रहे, चाहे वो जनरल रीडिंग्स ही होती थी, लेकिन वो कार्ड्स, उनके कलर्स, उनके पिक्चर्स, मुझे ऐसा लगता था मेरी एनर्जी के साथ, मतलब आई मीन कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, वो माइंड में था। देन मैंने क्या कहते मोडालिटीज सीखी, लाइक हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड ऑल। तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत से लोग हैं जो लाइफ में ना सिर्फ उनको एक क्रिस्प डिसीजन लेना है कि मैं 2 सिचुएशन में फंस रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे में टैरो एक बहुत अच्छा टूल है आपको तुरंत एक गाइडेंस देने के लिए। तब मैंने टैरो सीखा था और उसको पहले मैंने अपने पे अप्लाई किया था। टैरो इज लाइक फ्रेंड टू मी, मैं उसको फ्रेंड की तरह यूज़ करती हूँ। मैं कहीं स्टक हो रही हूँ, मैं टैरो निकालती हूँ और मुझे गाइडेंस मिल जाता है। तो ये यहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया था कि मुझे गाइडेंस के लिए, क्विक गाइडेंस के लिए आई हैव टू लर्न दिस टैरो। और आपकी वीडियोस भी देखती थी तो वहाँ से भी इंटरेस्ट तो आ ही रहा था। तो इसलिए मैंने टैरो सीखा था। एंड ट्रस्ट मी, ये टैरो सीखना मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा, बहुत ही। तो आपके लिए टैरो एक प्रोफेशन है या स्पिरिचुअल जर्नी? देखिए, जब शुरुआत किया था तब तो आंसर्स चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन था। फिर इसको प्रोफेशन, आज मैं प्रोफेशनली फॉरेनर्स के साथ काम कर रही हूँ। और मैं उनको गाइडेंस टैरो के थ्रू ही दे रही हूँ। दो मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ लर्न की है, लेकिन वहाँ पर मेरी टैरो रीडिंग ही काम आ रही है। तो मैं इसको स्पिरिचुअल के साथ साथ अब प्रोफेशनल भी लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। और हम, आपको भी पता है, ये एक एनर्जी रीडिंग है।
हम लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट। तो प्रोफेशनल प्लस स्पिरिचुअल, हाँ, बट मैं इसको स्पिरिचुअली अपने साथ ज़्यादा कनेक्ट करूँगी कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके, तो जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेशनल आपके क्लाइंट्स हैं एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं, तो आप इंडियंस जो हमारे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में टैरो को कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है प्रेडिक्शन। इंटरनेशनल्स में तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर टैरो है, क्योंकि वो एक वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड हो गया, और ऑब्वियस सी बात है हमारा टैरो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हम कह सकते हैं साइड बाई साइड। तो आप इसमें कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हम समझा सकते हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि उनका वहां पर वो एक कल्चर है, क्योंकि वो सिर्फ एक टैरो से रिलेटेड ही गाइडेंस लेते हैं, राइट, ठीक है। अब इंडिया में जब आपके क्लाइंट्स आते हैं तो जो भी सिचुएशंस होती हैं एंड ऑल ये सब चीजें, तो उस केस में आप कैसे तालमेल बिठाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रॉड माइंड लेके आते हैं, हाँ, और उनको टैरो का पता है कि टैरो एक्चुअली है क्या। ओके, तो मैं इसका आंसर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कोविड में ना बहुत सब लोग ज्ञानी हो गए हैं, ठीक है, अब बिल्कुल सारी साइंसेस ना इंडिया में भी आ चुकी हैं जी। जैसे रून्स रीडिंग हो गया, मैंने रून्स भी सीखा है, आपने वो भी सुना होगा, कॉफी मग रीडिंग, कॉफी, हाँ, है ना। तो बहुत सारी रीडिंग्स है और हम इंडियंस को पता चल चुका है, क्योंकि जो लेडीज है ना उन्होंने 2020 में बहुत सब कुछ स्क्रॉल कर डाला है। तो अभी टैरो जो है ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों को अब टैरो के बारे में पता है, और मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको ऑप्शंस देती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजिकली जाना है या टैरो के थ्रू जाना है, या फेस रीडिंग या हैंड राइटिंग, जो भी मेरे पास मोडालिटीज़ है। तो पीपल चूज, वो कहते हैं हमें गाइडेंस चाहिए, आप टैरो से हमें बता दो। और जैसे कि नैंशा जी आपको भी पता है कि एनर्जी कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने टैरो शफल किया, आपके पास कार्ड आया, आपको उसका मीनिंग पता है कि इसका ये मीनिंग है जो हमने पढ़ा है, लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल रहा होगा, क्योंकि आपने उसका एनर्जी कनेक्ट किया। प्लस हमारी इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज बहुत काम करती हैं, तो आपके मुंह से वही शब्द निकल रहे होंगे जैसी वो एनर्जी लेकर के आया हुआ है। बिल्कुल। तो टैरो में इसलिए लोगों को बिलीव है कि हमारी, अब क्या होता है कि हम शफल कर रहे हैं कार्ड, अब पर्सन नेगेटिव एनर्जी लेके आया ना, ये मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस। एक लड़की आई, वो रीडिंग करवा रही है, बार बार कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो मुझे ना डाउट हो रहा था कि मैं शफल तो ऐसा तो नहीं कि मैं शफल नहीं ढंग से कर रही हूँ, क्या चक्कर है, बार बार कहीं बीच से कार्ड निकाल रही हूँ, ऊपर से कहीं से बार बार आ रहे हैं। देन उसने कहा कि दीदी आपकी गलती नहीं है, मेरी एनर्जी इस टाइम बहुत लो है और मैं बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं देख रही हूँ आप इतना शफल कर रहे हो, बार बार वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो सी, दिस इज द ब्यूटीफुल साइंस, डायरेक्टली आपके एनर्जी के साथ वो कनेक्ट कर रहा है और वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, आप चाहे जितना मर्जी सफल कर लो। बिल्कुल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसे मोस्टली जब मैं क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ तो समटाइम्स क्या आता है, डेविल आता है, ठीक है, मगर हम एक सिंगल डेविल को लेकर नेगेटिव एनर्जीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा मस्ट होता है। अगर सपोज करो डेविल के साथ आपके और नेगेटिव जो कार्ड्स होते हैं, जिसमें हम ये कंफर्मेशन दे सकते हैं कि सामने वाले के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की, तो उस केस में आपको क्या फीलिंग होती है? क्योंकि मेरे टाइम पे ये होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी बॉडी पेन, बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट होता है, समटाइम्स इतना एग्रेशन आता है, बिना बात के गुस्सा आता है, जबकि कोई रीजन नहीं है, अभी सिर्फ एक सामने वाले ने क्वेश्चन करा है। आपके टाइम पे आपको क्या फील होता है जब कुछ नेगेटिव एनर्जीज आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब ये कल ही मेरे साथ हुआ है। मैं ऑब्वियसली 2 एप्स पे मैं काम कर रही हूँ, मैंने आपको बताया एक फॉरेन की और एक इंडियन ऐप है। तो वहाँ पर वो लड़की ने मेरे को कॉल पे कनेक्ट किया एंड वो कंफ्यूज थी। ऐसा नहीं कि उसकी बहुत हैवी एनर्जीज थी, नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूज थी। लेकिन मैं बहुत हैप्पी थी, मैं तो कुकिंग कर रही थी एंड जस्ट उसका कॉल आया एंड आई अटेंडेड। तो मैंने देखा, मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत तेज सिर में दर्द होने लग गया। मतलब आई कैन फील दैट, मुझे ना बहुत ज़्यादा तेज दर्द, मुझे ऐसे लगा कि ये कट कर दे कॉल। ऑब्वियसली हम क्लाइंट को नहीं बोलेंगे और ना उसको बताएंगे कि आपकी एनर्जी इतनी हैवी हो रही है मेरे पे, बट मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगता है, मेरे यहाँ पे बहुत पेन होने लगता है, ये शोल्डर पेन्स होते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे कोई डिप्रेशन वाला आपके पास पर्सन आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने उसकी एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी रीडिंग है ना, तभी एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है कि तेरा मेरे को रिश्ता नहीं है, मैं आप यहाँ पर आए, मैंने आपको गाइड किया, बस अब ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड, आप, मेरा कनेक्शन आपसे कट। इसीलिए कॉर्ड कटिंग इज इम्पॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जो डिप्रेसिव ट्रेड चल रहा होता है ना, वो मेरे अंदर आ जाता है। और पता है ये चीज़ नैंशा जी, ये चीज़ मैंने फील किया है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका उसके ब्रदर के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था।
मतलब गर्ल थी, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मुझे ना उसके लिए बड़ा फील हो रहा था कि ये बेचारी कितनी अकेली है, ऑल दैट। मैंने उसकी प्रॉब्लम को अपने अंदर इतना इम्बाइब कर लिया, इतना उसके बारे में सोचा कि उसकी लाइफ की सेम प्रॉब्लम मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। देन आई केम टू नो कि एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट, कॉर्ड कटिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव सफर्ड दीज थिंग्स, क्योंकि पहले मैं पैसे ही नहीं मांग पाती थी किसी से, देती थी गाइडेंस देती थी, एंड मैंने बहुत प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी के साथ एनर्जीज अपनी एक्सचेंज करते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको पे करना होता है, जी, राइट? कुछ भी लीजिए, कुछ भी नहीं तो सर्व कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमने मेड्स की रीडिंग करेंगे, उनसे तो नहीं लेंगे ना बेचारे, तो उनकी रीडिंग किया तो उनसे हमने कुछ सर्विस ले लिया, पानी ला के दे दो या ये कर दो वो कर दो, एनर्जी कट हो गया। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि मैम हमारे पास ये नहीं है, हम इतने एबल नहीं है कि हम आपको पे कर सकें एंड ऑल। तो उस केस में भी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है कि टैरो में जब एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं तो आपको पे करना होता है। जरूरी नहीं है अगर आप मनी वाइज बहुत वीक हैं तो आप अपनी किसी भी तरीके की सर्विस पे कर सकते हैं, राइट? तो आपका ये कहने का मतलब है। ओके, तो टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं? जैसे कि आपने कहा कि साइकिक रीडिंग्स होती हैं, वो एनर्जीज आप बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो क्या आप टैरो रीडिंग से पहले सामने वाले का ऑरा स्कैन करते हैं कुछ इस तरीके से? देखिए, ये हमारे एक्सपीरियंसेस पे होता है। आप और मैं बैठे हैं, आपको मेरा ऑरा समझ में आया, स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ना वो फिल्टर हो जाते हैं, इस मोडालिटीज़ में आते हैं। कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मुझे पहले ही समझ में आने लग जाता है कि इसका ऑरा कैसा है। ये हमारी साइकिक एबिलिटीज़, जितनी हम मेडिटेशन कर रहे हैं उससे हमें हेल्प अपने आप आती है ये। तो टैरो में क्या है, मैं स्कैन नहीं करती हूँ, मैं ऑरा स्कैन नहीं करती हूँ, मुझे अपने आप आने लग जाती हैं वाइब्स। अब इसमें क्या है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल इसमें प्ले करता है। प्लस आपने दूसरा क्या बोला इसके साथ कि जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि साइकिक होता है या कुछ होता है, तो उस तरीके से आप ऑरा आप कह रहे हैं कि हमें एनर्जी से पता चल जाता है कि सामने वाले का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? आपका ये कहने का मतलब है। कई बार क्लाइंट्स की ये भी थॉट्स होते हैं कि मैम आपने तो मुझे देखा नहीं, राइट? आप मेरे नाम से फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए कोई शालिनी नाम की अगर कोई है, तो शालिनी कितनी सारी होंगी, आप कैसे मेरी एनर्जीज पिक करोगे? क्योंकि समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स की ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उस वक्त आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं? देखिए, उसमें क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी बोलती हूँ कि आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना नाम, पूरा नाम बताइए। और पता है नैन्शा, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे वो बोल रहा होता है ना अपना नाम, तो कार्ड पॉप आउट हो जाता है। मैं फिर भी शफल करती हूँ उसको करने के लिए कि गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी अपने से भी, यार ह्यूमन कि सामने वाला क्वेश्चन उठाए कि इस तरीके से। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, सामने जो क्लाइंट्स होता है ना, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लेके ही आ रहा होता है। बिल्कुल, सबसे ठीक है, वो प्रॉब्लम उसको है अपनी लाइफ में, वो सफर कर रहा होगा, मगर उससे डबल सफर जो लोग नहीं जानते वो टैरो कार्ड रीडर करता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके ऊपर आपकी एनर्जीज का प्रेशर होता है। एनर्जीज पॉजिटिव है, वेल एंड गुड। अगर एनर्जीज आपकी नेगेटिव है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सफर कौन करता है? टैरो कार्ड रीडर। ये लोगों को समटाइम्स उनकी कनेक्टिविटी कट हो जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, कैसे। और पता है इसमें ये भी होता है, अगर अब तभी इसीलिए टैरो रीडर्स या कोई भी रीडिंग्स हम कर रहे हैं जिसमें हम किसी के ऑरा के साथ जुड़ रहे हैं, किसी के कर्मा के साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर अगर आप खुद एग्जॉस्टेड है, खुद नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, तो रीडिंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये भी है कि सबका अपना एक पोटेंशियल है। जैसे आप हो सकता है कि बैक टू बैक 10 रीडिंग्स कर सकती हैं, कई बैक टू बैक 2 ही कर सकते हैं, है ना? तो अपने पोटेंशियल को भी आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने एनर्जीज को ओवर यूज नहीं करवाना है और उसको रीफिल करते रहना। रीफिल कैसे करेंगे? जैसे कि सॉल्ट बाथ, कॉर्ड कटिंग्स, जैसे क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं। दूसरा मेडिटेशन करते रहिए ताकि आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होती रहे। आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे, लोगों की नेगेटिविटी लेते रहेंगे, आपकी साइकिक खराब होती है। तो ये सब चीज़ें लोगों को फॉलो करना चाहिए और कंपटीशन में नहीं आना चाहिए कि वो एक साथ 10 ले रही है तो मैं भी करूं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने आप को समझना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं 3-4 मंथ्स मेरे को हो गए हैं फॉरेनर्स के साथ काम करते, तो उनके लिए ऑब्वियसली मुझे रात में जागना पड़ता है। तो मैंने ये नोटिस किया ना, रेगुलर 3 मंथ्स काम करने के बाद ना मेरा ये पूरा दर्द होने लग गया, क्योंकि मैं शायद प्रॉपर कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रही थी। देन आई केम, मैंने फिर ब्रेक लगाया,
मैंने उसको ब्रेक दिया और देन मेरी बॉडी ने दोबारा से रिलैक्सेशन फील किया। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी जो एनर्जीज हैं वो सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब आई मीन कि वो ढीठ वाली एनर्जीज नहीं है, तो मेरी सेंसिटिव है। तो फिर मैंने उस हिसाब से अपना स्केड्यूल और टाइम टेबल को प्लान किया। ओके। तो ये सब रीडर्स के अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, मेरे ये एक्सपीरियंस रहे, इसलिए सॉल्ट बात ये सब चीज़ें करना ही करना चाहिए। कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत। ओके। तो आपके हिसाब से जो टैरो है वो फ्यूचर बता सकता है या फिर उसे एज ए गाइडेंस, या हम अवेयर हो सकते हैं आने वाले समय को लेकर? हाँ, देखिए मेरे एक्सपीरियंस और मेरे बिलीफ के हिसाब से मैं टैरो को गाइडेंस टूल लेती हूँ। ऑब्वियसली हमने कार्ड निकाला, हम पास्ट आपका पढ़ पाएंगे कि आप पीछे क्या करके आए हैं। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम फ्यूचर का ना सोच के, फ्यूचर कुछ नहीं होता, सब आज ही है। आज हम अच्छा बोल रहे हैं तो मेरा आगे पॉडकास्ट अच्छा जा रहा है ना, सीधी बात है। एग्जैक्टली। सो मैं इसको गाइडेंस टूल ही लेती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि नेचर ने हमें फ्री विल दी है। फॉर एग्जाम्पल सबकी मम्मियाँ कहती है ना, बेटा ये काम नहीं करना, ये गलत है, फिर भी कितने बच्चे करते हैं। जो बच्चे करते हैं गलत काम वो फंसते भी हैं। तो फ्री विल तो दी गई है ना, सबको दी गई है कि आप अच्छा बुरा अपना सोच सकते हो। तो टैरो को भी मैं गाइडेंस टूल लेती हूँ। आप आज स्टक हैं 2 सिचुएशन में, आप उसको एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ मेंटर की तरह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, एंड देन डिसीजन आपका ही होगा। प्रैक्टिकली डिसीजन आपने ही लेना है। तो फ्यूचर में आप ये है कि आप आज के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको गाइडेंस दी कि देखिए आपके लिए ये चीज़ बेटर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली कार लेंगे तो अगर मैं फ्यूचर का थोड़ा देखूंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ये वाली कार लेंगे तो थोड़ा आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आपने उस पर्टिकुलर प्रेजेंट की गाइडेंस से थोड़ा सा फ्यूचर का आपने उनको एक लेआउट दे दिया। बट फ्री विल का स्कोप हमेशा होता है, तो मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देगा। ओके। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ क्लाइंट्स आते हैं उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा ड्रेन होती हैं, ड्रेन के साथ हम ये कह सकते हैं वीक भी होती है ना, हम ये भी कह सकते हैं। कभी आपको रीडिंग के टाइम दौरान, उस दौरान क्लाइंट से बात करते हुए बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल, इस तरीके से कभी फील हुआ है? हाँ हुआ है, किसी क्लाइंट से बात करते हुए? मैं बताती हूँ। एक ना मेरे पास क्लाइंट आई और ऐप के थ्रू ही आई, ठीक है। तो अब ना उसने मुझसे कहा कि मैम मेरा ऐसे ऐसे करके एक है रिलेशनशिप, ऑल दैट, ठीक है। वो लेडी बहुत दुख, जिंदगी में उसने बेचारी ने बहुत दुख देखा था। तो मैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई और जब मैं उसको रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे आईज में भी टीयर्स आ रहे हैं। अच्छा, उसके कार्ड्स में मैंने देखा, मैंने कहा कि ना प्रेगनेंसी के चांसेस दिख रहे हैं, ऐसे ही बोला। तो उसने कहा ओके चलो रीडिंग वीडिंग हो गई। उसने मुझे नेक्स्ट डे कॉल करके कंफर्म किया कि मैम मुझे सभी रीडर्स ने बोला था कि प्रेगनेंसी के चांस नहीं है, बट आपने बोला और मैम मैंने चेक किया है, आई एम प्रेग्नेंट। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी रीडिंग इतनी एक्यूरेट गई है, वाह। लेकिन पता है आपको, उस दिन कार्ड में मुझे ये भी दिख रहा था कि इसका कुछ ब्लड लॉस होगा, कुछ दिख रहा था। लेकिन हम नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं बोलते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। चलो मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हो गई कि मैम आप मेरी लाइफ में खुशी आ गई, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, आपने ही बोला था और देखिए मैं कंसीव्ड हूँ, ये है वो है। पता है नैंशा जी, 3-4 डेज बाद ना उसने मुझे कॉल किया और इतना रो रही थी, कह रही थी मैम मेरा मिसकैरेज हो गया। तो वो मुझे इतना उसके लिए बुरा लगा ना, किसी देखो मैंने बोला नहीं ना, मैं बोलना चाहती थी, मैं अपने आप को गलत करना चाह रही थी कि ऐसा ना हो, बट हुआ। तो फ्यूचर का प्रिडिक्शन, मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि टैरो आपका फ्यूचर नहीं बता पाता है, लेकिन मगर हम 100% श्योरिटी नहीं देते हैं। हाँ, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन पावर्स होती हैं, वो कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि प्लैनेट्स भी इसमें वर्क करते हैं। करेक्ट। और कोई भी साइंस ना 100% एक्यूरेसी नहीं होती। देखिए आपको पता, आपके हाथों की लकीरें भी बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो कोई एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन आपकी प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस है, आपकी साइकिक एबिलिटीज कितना काम कर रही है, उसका रेशो बढ़ा देती है उस साइंस का, उसकी एक्यूरेसी का। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो टैरो सीखना चाहें तो? देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में लोग पहले इसको मनी मेकिंग की टूल की तरह यूज़ करने लगते हैं कि जल्दी से मैं खर्चा निकालने लग जाऊँ। नहीं, प्लीज़, जब आप टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, जो कि मैंने किया और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, उस कार्ड को जियो।
आप डेली गाइडेंस मांगिए कि मॉर्निंग में पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं अपने लिए, यूनिवर्स आज की गाइडेंस क्या है मेरे लिए, जो भी कार्ड आ रहा है उस कार्ड को जी के देखिए कि क्या उसके हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है। आपके पास ऑलरेडी उस कार्ड से रिलेटेड जो आप सीख रहे हैं उसके अलावा आपके पास और एक्सपीरियंस उस कार्ड के रिलेटेड हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मैंने ना एक बार स्टॉल लगाया था टैरो रीडिंग का। ओके। पैसे वैसे सब दे दिए, मैंने जस्ट नया नया टैरो सीखा था, मुझे हुआ था 2-3 महीना, तो मैंने कहा चलो गाइडेंस लेते हैं। और जब मैंने गाइडेंस का कार्ड निकाला तो आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो दैट मीनिंग ना। हाँ, तो क्या हुआ, अब वो कार्ड निकल गया, वैसा तो है नहीं कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगेन आई एम टेलिंग कि आपको मिल गया लेकिन फ्री विल हमेशा रहेगी। मैं फिर भी गई, मैं घर पे तो नहीं बैठ गई ना कि लॉस हो गया जो भी है, मैं गई। अब उस कार्ड को मैंने पूरा जिया, पता है कैसे, सुबह से लेकर के टिल 6 और 7 PM तक कोई नहीं आया, नो क्लाइंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही, और वो दिसंबर का महीना था, क्रिसमस कार्निवाल था, तो आप सोचिए वहां पे बाहर कैसा ठंड हो गया होगा, है ना, बिल्कुल। तो आई वॉज इन द कोल्ड, टेंट के नीचे आई वॉज इन द कोल्ड, एंड आफ्टर 7 PM क्लाइंट्स मेरे पास आने लग गए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसा जितना मैंने स्टॉल के लिए पे किया था उससे शायद 500 का लॉस हुआ मुझे, बस, ठीक है, दैट इज फाइन, वो बेरेबल है। लेकिन क्या था उस कार्ड का मीनिंग, कि मैं कोल्ड में बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ, कोई आसपास नहीं है, ठीक है, एंड आई एम डूइंग वर्क। तो ये हुआ, ठीक है, फाइनेंशियल थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन उस कार्ड को मैंने पूरा जिया और मैं घर पे भी नहीं बैठी। तो टैरो आपको हेल्प कर रहा है कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, बट ये नहीं कह रहा है कि आप अपने एक्शंस बंद कर दो, गो एंड टेक एक्सपीरियंस। तो मैंने ऐसे अपने एक एक कार्ड को अपनी लाइफ में जिया है। तो मैं सभी रीडर, मतलब सभी लर्नर्स को ये कहना चाहूँगी कि पहले 3-4-6 मंथ्स अपनी लाइफ पे देखो कि कार्ड क्या आपको कह रहा है, देन दूसरों के लिए रीडिंग करो। एंड तीसरा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी साइकिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू एज डायरेक्टेड मत करना, क्योंकि इसमें कार्ड आप निकालोगे, एनर्जी रीडिंग है, आप अगर आपकी साइकिक स्ट्रॉन्ग्स होंगी तो अपने आप आपके मुंह से वैसे आंसर्स निकलेंगे जो सामने वाला एनर्जी लेकर आया होगा। सो इसको डू एज डायरेक्टेड की तरह नहीं लेकर के एक स्पिरिचुअल टूल की तरह लें, और एक टीचर, फ्रेंड, मेंटर की तरह इसको लेना है, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। ओके। और जैसे आजकल, एंड यस, डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, हाँ, ये डिपेंडेंट नहीं होना है कि मैंने जैसे बताया ना कि अगर मैं डिपेंडेंट होके घर पे बैठ जाती कि क्या फायदा है जाने का, तो नहीं, जस्ट आपने एक लिया कि आज का दिन कैसा जाएगा एंड गो, डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्ड्स अगर आपके नेगेटिव भी आते हैं तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी, जैसे आपने फ्यूचर की बात की, मैंने ना ऐसे ही मुझे कुछ सीखना था, तो मैंने जस्ट टैरो से पूछा कि क्या मैं मार्च के मंथ में ये चीज़ सीख लूंगी। टैरो ने कहा यस, गो हेड, और मैंने नहीं सीखी क्योंकि फ्री विल थी ना, मैंने एक्शन ही तो नहीं लिया। टैरो तो कह रहा है सीख सकते, बट मैंने नहीं लिया, तो वो स्किल अभी तक मैंने लर्न नहीं की है। तो इसलिए वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, फ्री विल का यूज नहीं करोगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जैसे आजकल ट्रेंड में है कि लोग अपने नेम करेक्ट कराते हैं, ठीक है, और हैंड राइटिंग से सामने वाले का पता लगा लेते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, या सामने वाला, जैसे आजकल ये सारे ट्रेंड्स हैं ना, हमारे जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करी गई हैं, ठीक है, वो इस बेस पे करी गई हैं कि अगर हम एज ए एम्प्लॉय इसे रखते हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए, जो भी हम जिस एम्प्लॉय को रख रहे हैं वो कैसा रहेगा, तो ये चीज़ें इंक्लूड होनी शुरू हुई हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये किस हद तक सही है कि आप हैंड राइटिंग से कैसे सामने वाले का पता लगा सकते हैं कि वो आपके सामने सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या उसकी पर्सनैलिटी क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हैंड राइटिंग एनालिसिस तो ना मेरी, कहते हैं ना, फेवरेट साइंस है। उसका रीज़न ये है कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, इन सब में हमारी साइकिक्स काम करती हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ हम जोड़ते हैं। लेकिन जो हैंड राइटिंग एनालिसिस है ना, वो न्यूरो पैटर्न है। आपके ब्रेन में जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है वही आप लिख रहे हैं। कर्व्स, स्ट्रोक्स, डॉट्स, हर चीज़ का मीनिंग, आप डॉट भी कैसे पेपर पे लगा रहे हैं ना, उससे भी आपकी पर्सनालिटी इंटरप्रेट होती है। तो ये न्यूरो साइंस है बेसिकली, कि आपका माइंड जैसा सोच रहा है उसी तरह के कर्व स्ट्रोक्स आप बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप हैंड राइटिंग से, बाकी चीज़ों से तो आप एक बार को फेक कर सकते हैं, पर हैंड राइटिंग से बिल्कुल फेक नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइटिंग सैंपल आता है, उसमें राइटर ने मुझे ये दिखा रहा है, मतलब सामने बैठ के दिखा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो मस्त मौला हूँ, और उसकी राइटिंग मुझे दिखा रही है कि ये दिखावा कर रहा है, अंदर से खोखला है। और जब मैं उसकी राइटिंग देखती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ना पोर्ट्रे कर रहे हैं
कि आप बहुत खुश हैं, पर अंदर से आपके अंदर क्या कहते हैं कंटेंटमेंट नहीं है, आप दुखी हैं, आप अकेले हैं। और क्लाइंट लिटरली रोने लग जाते हैं ये सुन करके। तो आप इतने एक्यूरेसी के साथ हैंडराइटिंग से पता लगा सकते हैं कि पर्सन पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, लीडरशिप क्वालिटी है, या बैक स्टेज काम करेगा, या वो पर्सन जो है आई मीन हाथ उठा सकता है गुस्से में, उसका इमोशनल बैलेंस है कि नहीं है। वो पुष्पा वाला डायलॉग है ना कि पुष्पा किस मतलब जो क्या डायलॉग मैं भूल गई हूँ उसका, तो मतलब अपनी कमिटमेंट का पक्का है कि नहीं, अपने वादों पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, या सिर्फ बोल बचन है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। और ये साइंस 12 साल से लेकर के टिल 90 ईयर्स के लोगों पे आप अप्लाई कर सकते हो। और तो, इस साइंस की हेल्प से नाइंशा जी, इस साइंस की ही हेल्प से मैंने अपने आप को बदला है। दिस इज वेरी डियर टू मी। इस साइंस को मैंने अपने पे अप्लाई किया है। और आप ट्रस्ट मी, आप मुझे विश्वास करना, ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ फॉरेनर्स पे भी अप्लाई किया जस्ट टू चेक कि साइंस कितना वैलिड है। एंड दे ऑल्सो गेव मी पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स कि आपने राइटिंग से देख के जो बताया बिल्कुल एक्यूरेट है। कौन से लोग सोशलाइज हो पाते हैं, कौन से नहीं हो पाते हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी समझी, आपने एनालिसिस दिया, आपने उनसे पूछा कि अब आपको क्या चाहिए, उन्होंने बताया, आप कुछ पैटर्न्स आई मीन कुछ चेंजेस राइटिंग में बताएंगे। वो पर्सन अगर रेगुलर 3 मंथ्स तक प्रैक्टिस करता है तो चेंजेस 100% आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमें पता है कि सुबह 5 बजे उठना एक अच्छी हैबिट है, हम नहीं उठ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अलार्म लगाते हैं, हम बहुत सारे तामझाम करते हैं कि हम सुबह उठना स्टार्ट कर दें। तो सेम ऐसे ही हमारे माइंड को सब कुछ पता है कि हमें क्या करना है, बट हम नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट, कुछ भी। तो हैंडराइटिंग से हम रिवर्स कर रहे हैं कि आपको ऐसा बिहेव करना है, आपको ऐसे एक्शंस लेने हैं। तो वो प्रैक्टिस करते 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 आप अपना न्यूरो पैटर्न बदल रहे हैं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड होनी शुरू होती है। yes. तो हम उसी तरीके से ब्रेन कमांड करना स्टार्ट करता है। जी बिल्कुल, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो रिवर्स साइकोलॉजी होगी, या तो आप बाय डिफॉल्ट वैसे हो, आपका सॉफ्टवेयर वैसा है, या फिर आपने इस साइंस की हेल्प से अपने ब्रेन की दोबारा से रीवायरिंग की। समझ रहे? हाँ, ये है तो बेस। और ना साइकोलॉजी में जैसे सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं, सेम उस तरीके से अपडेट कर रहे हैं आप, ठीक है, ये चीज है। अब ये है कि राइटिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शंस नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आप राइटिंग के साथ एक्शंस करेंगे तो सोने पे सुहागा है, जो मैंने किया, क्योंकि मुझे राइटिंग से पहले अवेयरनेस आई कि वेयर आई एम लैकिंग एंड व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। तो नाइंशा जी, हम लोग क्या करते हैं, हमारी मेंटालिटी ये होती है कि हम ना अपने वीकनेसेस को फोकस करते हैं और उस पे लग जाते हैं काम करना, हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। जबकि हमारी स्ट्रेंथ पे अगर हम थोड़ा भी काम करेंगे ना, तो वीकनेसेस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, और वो कब इम्प्रूव हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तो मैंने भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, वीकनेसेस को साइड करके अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, उसको मैंने पॉलिश किया, पॉलिश करके अपने पे अप्लाई किया, और तभी मैं आज आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। अदरवाइज आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल, जो मुझे मतलब कोई कुछ भी कहता था ना, मैं उसकी बात मान लेती थी। मुझे दिख रहा है कि सामने वो तोता है, लेकिन अगर आपने मुझे कह दिया ना नहीं वो कौवा है, तो मैं आपकी बात मान के उसको कौवा ही होगा, क्योंकि ये कह रही हैं। बिल्कुल, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो इस साइंस ने ना मेरी लाइफ में मैजिक ऐड किया है। तो ऐसा भी होता है कभी कि जैसे हमारी एज होती है, जैसे एक बचपन जिया, फिर टीनेज आया, फिर एक यंग एज, फिर उसके बाद ओल्ड, तो इसमें सारे जो हमारे राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो उसमें चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है कि जब वो चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, या फिर आप लाइफ में जो सफ़र कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस, कुछ इस तरीके से राइटिंग जैसे हमारी चेंज होती है, तो ऐसा भी कुछ क्लाइंट की पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं? 100%। ये सेम चीज फेस रीडिंग पे भी अप्लाई होगा, ये सब साइंस पे अप्लाई होता है। उसका रीजन मैं बता रही हूँ। आप अपने स्कूल टाइम की राइटिंग देखना, फिर कॉलेज टाइम की देखना, और अब की देखना, चेंजेस होंगे। अब वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या बदल रहा है आपकी लाइफ में? आपका माइंडसेट, आपका एनवायरमेंट, ठीक है, आप लर्नड हो रही हैं, कुछ चीजें आप चेंज कर रही हैं, कुछ आपने अनलर्न भी किया है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस तरह की सेवा भक्ति करती हैं, आपको किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, करेंटली आप किस एनवायरनमेंट में रह रही हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट देख रही हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके आपके माइंड में रोल प्ले कर रही हैं और आपकी राइटिंग चेंज। आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, आप डेली अपनी ग्रोथ पे काम कर रही हैं, आपका प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल है, आप अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रही हैं, आप सेवा भक्ति अच्छी कर रही हैं,
आपकी राइटिंग में वैसी चीज़ें दिखेंगी। तो आपकी चीज़ें बदलती हैं। ये आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप खुद चेक कर सकती हैं कि कितनी अब हम लोग लर्नड है ना, हम लोग इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, पॉजिटिवली इवॉल्व हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें हैंड राइटिंग में दिख रही हैं। नेगेटिव इवॉल्व हो रहे हैं तो सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई। पहले हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, अचानक से कुछ हुआ, सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई, राइटिंग में वो दिखेगा। और जैसे आज आपने मुझे सैंपल दिया, तो ये सैंपल 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। तो हम देख के बता देती हूँ मैं कि आपके लास्ट 6 मंथ से क्या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं क्या आपकी लाइफ में, तो वो कहते हैं यस। तो ये होता है, तो सब कुछ दिखता है राइटिंग में, ईच एंड एवरीथिंग। और ये बदलता है टाइम के साथ, वो चेंज होता है। पहले मेरी राइटिंग छोटी थी, तो मैं बैक स्टेज रहती थी, नहीं था कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव टेकिंग टेंडेंसीज नहीं थी। लेकिन जब इसको लर्न किया, अपने पे चेंज किया, राइटिंग से हेल्प किया अपने आप को कि आई हैव टू, मतलब मुझे ये बनना है लाइफ में, ये करना है लाइफ में, वो चेंजेस अपने पे अडेप्ट किए, सी आई एम हियर। तो मैंने हेल्प, इस साइंस की हेल्प से बहुत चेंज किया अपने आप को। और राइटिंग के ट्रेड्स अब मैं छोटा लिख ही नहीं पाती। अब नहीं लिख पाती मैं, जैसे पहले लिखते थे। तो जैसे मैं आपको इन शॉर्ट में आप मुझे बताइएगा कि जैसे बहुत लोगों की हैंड राइटिंग होती है, वो बहुत ज्यादा कर्सिव में लिखते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना स्लीपिंग मोड चल रहा है, बहुत लिटा लिटा के वर्डिंग्स को लिख रहे हैं, कर रहे हैं, फ्लो में होता है और बहुत स्टाइलिश बनाकर कैलीग्राफी। तो उन लोगों की जो एनर्जीज होती है, वो पर्सनैलिटी कैसी होती है, आप उनके लिए क्या शब्द देना चाहेंगे कि जो इस तरीके से जो बहुत कनेक्टेड राइटिंग लिखते हैं, मतलब एक एक अल्फाबेट पूरा कर्सिव में जैसे हमने सीखा होता है ना, एक एक अल्फाबेट सारे आपस में कनेक्टेड है, ऐसे लोग ना कनेक्शन बहुत अच्छा बनाते हैं। सोशलाइजिंग में बड़े अच्छे होंगे। इसमें और भी चीजें देखी जाती हैं, और सारे पैरामीटर्स भी कैलकुलेट होते हैं, बट वैसे मैं बता रही हूँ, एक आपने पूछा। और ना ये लोग ना एकेडमिकली नंबर बड़े अच्छे लेके आएंगे, रट्टू तोता होते हैं ये लोग। जो क्रैम कर लिया ना, बिल्कुल एज इट इज उतार के आ जाएंगे। बट अगर इनको आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को कह दोगे ना, तो नहीं सोचेंगे। हाँ, दूसरा, जब ये लोग बच्चे स्कूल घर में रहे होंगे, जब स्कूल में पढ़ते होंगे, तो जो इनके पेरेंट्स होंगे ना, ऐसे वाले पेरेंट्स होंगे जिन्होंने बड़ा इनको ना शांति वाला माहौल दिया होगा कि जैसे कई मम्मियां नहीं होती थी, बच्चों के एग्जाम है तो केबल कटवा दी, खुद भी सेक्रीफाइस करके बैठ रही है, शादी का कार्ड आया तो भाई हम शादी में नहीं जाएंगे, बच्चों के एग्जाम है। क्योंकि मैंने देखे ऐसे केसेस, तो मुझे हंसी भी आ रही है। तो यहाँ पर क्या, हमने वो खुद भी सफर करा है, तो किस हद अब तक? क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चे को कंडीशन कर रहे हैं कि आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। व्हाट इफ अगर बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, फिर वो क्या करेगा? हाँ, ये कंडीशनिंग होती है। अब लोगों को पता नहीं चलता है, जबकि हमें ये करना चाहिए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। मेरी बेटी 10 साल की है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल जा रही है, उसको घर आके होमवर्क करना है। मैं देख रही हूँ, दैट इज वेल एंड गुड। मैं नहीं देख रही हूँ तो भी उसको अपना काम करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि अब उसके एग्जाम है तो मैं केबल कटवा के बैठ जाऊँ, मैं सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करने लग जाऊँ। उसको अगर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रैक्शंस में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। ये होता है इसके साथ। तो आज की डेट में बहुत से लोग ये भी करवाते हैं कि वो अपने सिग्नेचर्स को काफी हद तक करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितना हद तक पर्सनैलिटी में हमारे चेंजेस लेके आ सकता है? अगर उसके पर्सनैलिटी ट्रेंड्स या उसका थिंकिंग ऑफ पैटर्न जो होता है, हम जिसे कहते हैं, वो कैसे चेंज हो सकता है? समटाइम्स बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं तो कई बार वो क्या करते हैं, अपने किसी भी एक लेटर को कट करके कर देते हैं। तो ये किस हद तक का सही है? आप उसकी पर्सनैलिटी को कैसे देख सकते हैं कि अगर उसने अपना एक कोई भी वर्ड को कट करा है तो वो पर्सनैलिटी क्या होगी? हाँ, देखिए, जो आपका जैसे मेरे पास सिग्नेचर आता है ना, सबसे पहले मैं सिग्नेचर का साइज देखती हूँ। सबके, देखो, हर रीडर के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, ये अपनी एबिलिटीज पे होता है। तो आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? हम सबको 24 घंटे सेम मिले हैं, ठीक है। हम अपने 24 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, वो हमें अंबानी बना देगा, वो हमें रिक्शे वाला बनाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो सिमिलरली रीडर्स भी ऐसे ही होते हैं। आपको उस राइटिंग में कुछ और दिखेगा, मुझे कुछ और दिखेगा। इसमें हमारे थॉट्स, हमारी खुद की एनर्जीज कैसी, हम वो देखेंगे पहले। तो मैं क्या करती हूँ, मैं साइज सबसे पहले देखती हूँ, ठीक है, कि साइज कैसा है, प्लस उसने पेपर पे सिग्नेचर की प्लेसमेंट कहाँ की है, लेफ्ट साइड किया है, सेंटर में किया है, राइट साइड के, सबके मीनिंग होते हैं, ठीक है। प्लस आपका सिग्नेचर आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, और आप अपने काम को कैसे करते हैं, वो सब रिवील करता है। अब मान लीजिए मैंने पूजा लिखा, मैंने पूजा का पी ही स्क्रैच किया हुआ है, कट मारा है, या उसको गोले में डाल दिया, सबका मीनिंग है। अब आप अपने इनिशियल को अगर कट कर रहे हो, इनिशियल इज यू,
आपने अपने इनिशियल को कट किया है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने आप से खुश नहीं हो, आपको वर्दीनेस की फीलिंग नहीं है, किसी ना किसी चीज का आपको रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, है ना, मतलब आपको अपने अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं हो, दैट्स वाई आपने अपने इनिशियल को कट किया, ठीक है। कई लोग अपना लिखते ही नहीं है नाम, सीधा सीधा क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी का नाम है विशाल, ठीक है, तो उसने क्या किया, विशाल का वी लिखा और सरनेम लिख दिया, वी सपोज करो शर्मा, वी शर्मा लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, उसने अपने आप को बहुत कम जगह दी ना, अपने नाम को तो लिखा ही नहीं, जबकि हम अपने नाम को पहले लिखते हैं ना। अब उसने वी शर्मा लिखा, तो वो इंसान सेक्रीफाइसिंग होगा, ठीक है, अपने आप को कम वैल्यू देगा, दूसरों को ज्यादा देगा, फैमिली को ज्यादा देगा, सब चीजों को अहमियत देगा, अपने आप को कम देगा। तो ऐसा इंसान क्या होगा, उसके पास बहुत भी स्किल होगी, बहुत भी एबिलिटीज होगी, नोटिस नहीं करा पाएगा ना अपने आप को। तो फिर ऐसे केसेस में हम कहते हैं नाम, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये जस्ट मैं बता रही हूँ कि अपना नाम लिखना इज इम्पोर्टेंट। अब उसमें साइज भी मैटर करेगा, आपके अल्फाबेट्स आप कैसे लिख रहे हैं, स्ट्रोक्स कैसे दे रहे हैं, डॉट्स कहाँ लगा रहे हैं, वो सब मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं सीधा अंडरलाइन करते हैं अपने नेम के नीचे सिग्नेचर के टाइम पे, देन उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं। तो वो क्या होता है, क्या है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल विशाल लिखा, विशाल के नीचे अंडरस्कोर डाला, ठीक है। अब अंडरस्कोर से पहले तो अल्फाबेट कोई कट नहीं करना है, कटिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है, कट नहीं करना। अब अंडरस्कोर के नीचे अगर आप डॉट डाल रहे हो, दैट इज फाइन, बट अंडरस्कोर के बाद आप डॉट डाल रहे हो ना, तो ये वाले इंसान पता कैसे होते हैं, इनको हर चीज ना पर्टिकुलर चाहिए होती है। आपने वो मूवी देखी अंदाज अपना अपना, जिसमें परेश रावल क्या कहता है, 8 बजे चाय आ जानी चाहिए, 8:05 पे मैं ये करूंगा। ये वाले लोग ऐसे होते हैं। अब इनको फिर ना एडजस्टमेंट में इशू आएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना किसी से, क्योंकि इतना रूल ओरिएंटेड होगा, तो एडजस्टमेंट में इशू आएगा, लोग इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो बड़े पंक्चुअल से हो जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और सिग्नेचर के बीच में, नेम के बीच में तो बिल्कुल डॉट नहीं डालना चाहिए। ये आपकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, डॉट नहीं। जैसे आप फेस रीडिंग भी करते हैं, तो फेस रीडिंग में आप कोई ऐसा एक फीचर्स बताएं जिससे आपको पता लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोलिंग कह सकते हैं, मतलब या ना प्रोमिनेंट फीचर्स, जैसे कि मैं अगर आपका एनालिसिस करूंगी, मैं सब अब वही अगेन नहीं आपका नहीं करूंगी, जस्ट कि जो आप एज अ क्लाइंट आए हो, अगेन रीडर की एबिलिटीज होती है, क्या देखता है। मैं सबसे पहले फोरहेड देखती हूँ, दूसरा नोज और तीसरा आईज। ये चीजें बहुत रिवील करती हैं, ये चीजें बहुत। अब जैसे कि बड़ी आंखों वाले लोग, ये ना लाइफ में बड़ी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होंगे, अफेक्शनेट होते हैं, फॉरगिविंग भी होते हैं, ठीक है। वहीं छोटी आंखों वाले लोग ना, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये। और आपने ये देखा होगा कि कई लोगों की आंखें थोड़ी दूर दूर होंगी, फेस पे ना थोड़ी दूर, डिस्टेंस ज्यादा होगा, कईयों की पास होंगी। तो जिनकी आंखें दूर दूर होती है ना, ये लोग अपने एज से ना, जो भी इनकी एक्चुअल एज होगी उससे यंग लगेंगे। हाँ, और ये लोग कैसे होंगे, इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, शार्प मेमोरी होती है। और जिनकी क्लोज आंखें होती, मतलब पास, जैसे सपोज करो मेरी डिस्टेंस का, इन लोगों की लाइफ में थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं। और इन लोगों की लाइफ में या तो इनको लाइफ पार्टनर मतलब लेट 20s या 30s में मिलेगा, या इनको राइट करियर की डायरेक्शन लेट 20s या 30s में मिलेगी। तो मेरे केस में शादी टाइम से हो गई थी जितने में होना चाहिए, लेकिन करियर की डायरेक्शन में 30, 31, 32 की, तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आया था कि व्हाट आई हैव टू डू। ये तो मेरे अपने केस में अप्लाइड, और मैं जितने भी क्लाइंट से पूछती हूँ सब ये चीज कहते हैं। तो ऐसे फोरहेड है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्रॉड फोरहेड, हाई फोरहेड, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो मेरे हिसाब से फोरहेड, आईज और नोज का, अब जैसे कई लोगों की नोज है, शार्प नोज होते हैं, टिप शार्प होता है। अब ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग ना लोगों को करेक्ट करने में लगे रहते हैं। अब क्या होता है, इंटेंशंस गलत नहीं है, हाँ इंटेंशंस गलत नहीं है, बट ये लोगों की नेगेटिव बुक्स में आ जाते हैं कि ये तो हमेशा क्रिटिसाइज ही कर रहा है। इनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, बट इनकी आदत होती है लोगों को करेक्ट करने में लगे रहने की। ये अब जिनकी थोड़ी फूली बल्बस नोज होती है, पकौड़े जैसी नाक जिसको हम कहते हैं, फाइनेंशियली बहुत सही रहता है उनका। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हेल्थ की भी गाइडेंस हम फेस से देते हैं, फोरहेड देखते हैं, प्लैनेट्स भी पता चलते हैं। जैसे आईब्रोज किसी की बहुत थिक है, मंगल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। वो पर्सन स्टबर्न भी बहुत होगा, जिद्दी होगा, ठीक है, मल्टीटास्किंग भी होगा जिसकी थिक आईब्रोज होंगी।
ओके। तो प्लैनेटरी इम्पैक्ट भी आपको दिखते हैं। ये है वीनस की बात करता है, शुक्र, तभी तो यहाँ पे लोग रेड लगाते हैं शुक्र को अपने एक्टिवेट करने के लिए। करेज पता चलता है चीक्स से, लिप्स से आपका सोशलाइजिंग एबिलिटीज पता चलती है। ये तो आपके ट्रेड्स हुए, हेल्थ भी पता चलेगी, सब कुछ पता चलता है। तो ये मतलब फेस रीडिंग इज अमेजिंग, बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितनी एक्यूरेसी है। वो एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे। बट मैं ये बोलूँगी कोई भी साइंस ना 100% नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको दूसरी साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। बट फेस रीडिंग से भी मैं लोगों को, आप फेस रीडिंग से ये भी बता सकते हो कि किस एम्प्लॉय को फ्रंट डेस्क पे रखना चाहिए, किस एम्प्लॉय को बैक डेस्क पे रखूं, कौन सा इंसान कंसंट्रेशन वाले काम के लिए अच्छा है, कौन सा इंसान नॉर्मल सिर्फ मार्केटिंग के लिए अच्छा है। जैसे राउंड शेप वाले लोग मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। प्लस और भी चीजें देखेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। जैसे आप कई बार होता है कि क्लाइंट्स को वॉचेस से रिलेटेड, जैसे आपके लिए कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी पर्सनैलिटी वाइज, आपका जो भी आपकी एनर्जीज एंड ऑल। सुना है कि अगर आप कोई गलत घड़ी पहन लेते हैं, राइट, तो आपका प्रोफेशन, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, बहुत चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो क्या एक घड़ी का, जैसे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आज की डेट में अगर एक रॉन्ग वॉच पहनी जाए तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? हाँ देखिए, अभी लोग ना सोचेंगे कि पहले तो लोग घड़ियां पहनते ही नहीं थे, तो क्या वो काम नहीं करते थे क्या? हाँ, ये मेरे माइंड में भी आया था। बट पहले के लोग ना सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत थे। वो काम भी अपने पे करते थे, उनको पता था कि कर्म ही पूजा है, वो करते थे। आज के लोग कर नहीं रहे हैं बहुत सारे। आपको भी पता है लाइफ कैसे होती जा रही है और हम कंफर्ट में कितना जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, क्यों मार्केट में इतना चल रहा है? क्योंकि पीपल वांट क्लैरिटी, पीपल वांट गाइडेंस। लोग अभी बहुत ज्यादा चीजों को सोशल साइट से इधर उधर से लेकर के वो कंफ्यूज्ड और अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, पहले के लोगों का इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, उनको पता था कि दीज आर आवर ड्यूटीज एंड वी हैव टू डू। अब तो लोग एस्केप करते हैं बहुत सारी चीजों से, इसलिए ये चीजें आ रही हैं। अब अगर आपने रॉन्ग वॉच पहन ली है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं जैसे सजेस्ट करूंगी, अगर आप बिगनिंग के अपने करियर में हैं तो आपको वो वॉच पहननी चाहिए जो थोड़े से बड़े साइज की हो। ठीक है, डायल साइज बड़ा हो और डिजिट्स हो उसमें। डिजिट, जब आप कुछ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, किसी इनिशिएटिव फेज पे हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अब ऐसे कई लोग होते हैं जिनको ना क्लैरिटी नहीं होती कि मैं करूं क्या। हाँ, कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन है, क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं क्या करूं। अब वो कह रहे हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली कुछ नहीं करूंगा, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं कोई रत्न नहीं पहनूंगा, मैं हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे करूं, करना ही नहीं कुछ। तो उनके लिए रिस्ट वॉच अच्छा रहता है। उनको रिस्ट वॉच गाइड कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिस्ट वॉच में 12 नंबर होना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसको एक अच्छा मेंटर मिले, कोई गाइड एडवाइस करने वाला मिले तो 3 नंबर। सो 12 और 3 नंबर में उसको रिस्ट वॉच में देती हूँ। प्लस कलर्स भी देखे जाते हैं, शेप भी देखा जाएगा, स्ट्रैप भी देखा जाएगा, सब कुछ मिला के फिर मैं उसको देती हूँ। बट हाँ, एज ऑफ नाउ 12 और 3 नंबर डिजिट्स में 12 एंड 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज 12, 3, 6, 9 तो होना ही चाहिए। ये होने ही चाहिए। हाँ। और जैसे कई बार होता है कि कई लोगों की वॉच में जो उनमें नंबर्स, डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, उसके बैकग्राउंड में समटाइम्स होता है जो ब्रांड्स का नेम होता है वो अंदर होता है, और समटाइम्स क्या होता है कईयों का कि ब्रांड्स का नेम अंदर नहीं होगा, वो बाहर लिखा होगा। इसमें भी क्या मतलब एक डिफरेंस है? हाँ, इसमें एक्चुअली ग्लास पे लिखा रहेगा कई बार और कई बार अंदर लिखा रहता है। तो मान लो 12 के नीचे ब्रांड का नंबर लिखा है ना, तो ऐसा इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से फोकस करेगा। मतलब ये चीज डिटेल ध्यान रखेगा उसको कि मुझे क्या चीज कब करनी है, कैसे करनी, अपने आप को। मतलब वही वाली बात है, ड्रेस अच्छा पहन लिया लेकिन और चीजें भी देखेगा, एक्सेसराइज भी करेगा अपने आप को पूरा। ब्रांड का नाम जहाँ लिखा रहेगा उस ट्रेड को एनहेंस कर देगा। वही ग्लास के ऊपर लिखा है तो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेस रीडिंग में तिल है, अगर लाइटर होगा तो इंटेंसिटी कम है, डार्क है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो सेम इस केस में भी ऐसे ही होगा, सेम इसी तरीके से होता है। एंड यहाँ पर ये भी एक चीज होती है कि आप वॉच में कौन सी चीज देख के पता लगा सकते हैं कि सामने वाला आपसे बातें छिपा रहा है या फिर वो उसने पूरी रिवील कर दी है।
कुछ वॉच से भी रिलेट, क्योंकि फेस रीडिंग से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, कि फेस क्या है, क्या वॉच से भी कुछ ऐसा पता चलता है कि सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर बहुत सीक्रेटिव मिस्टीरियस कह लीजिए, या ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ अगर हाँ, जैसे कई लोग है ना सबकी बातों से डिस्टर्ब होके बैठ जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, किसी की भी क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं, तो जिनकी एक क्राउन, जो हमारी घड़ी की चाबी होती है, क्राउन, ठीक है, वो अगर बहुत बाहर निकली हुई है, बहुत बड़ी है और बाहर को निकली हुई है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हाँ, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म होते हैं। और जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सीक्रेटिव होते हैं, हाइडियस होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, तो जो सिल्वर डायल वाली वॉचेस होती है ना, सिल्वर, ये लोग क्या करेंगे, इनके पास मतलब बहुत नॉलेज होती है, इनको प्रीमियम लोग ही लाइफ में मिलेंगे, लेकिन ये जैसे किसी पार्टी में जाएंगे ना, तो ये खुद से जाकर के आपसे हाय हेलो नहीं करेंगे, आप आओगे तो ये थोड़ा सा मिंगल नहीं कर पाते हैं, ये होता है। दूसरा, अगर जैसे डायल में फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी का वाइट कलर का डायल है, सपोज करो, और वाइट कलर के ही डिजिट्स लिखे हैं, व्हाइट कलर का डायल मींस मतलब बैकग्राउंड हम कह सकते हैं। जैसे ये मेरा जैसे रोज गोल्ड कलर का है डायल का कलर, अंदर की प्लेट और उसी कलर के डिजिट्स भी हैं, तो ऐसे केस में पर्सन जो है अपने आप के बारे में थोड़ा कम रिवील करेगा। हाँ, तो हम इसे कह सकते हैं मिस्टीरियस पर्सनालिटी। हाँ, मिस्टीरियस मतलब ये थोड़ा कम बताएगा, कम बोलेगा, क्योंकि उसी में कैमोफ्लेज हो गया ना, उसी में मिल गया ना, उसी में मर्ज हो गया ना, इसलिए ऐसी और भी चीजें होती हैं, बट आपको मैं एक चीज बता रही हूँ कि ऐसे पता लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने बताया है कि पूजा जी लाइफ कोच हैं, ठीक है, और ये फेस रीडर है, टैरो कार्ड रीडर है, सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग को एनालिस्ट करती हैं। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये SK वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2025 और मिस नॉर्थ वेस्ट इंडिया 2024 की विनर भी रह चुकी हैं। तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। बहुत से लोग हैं लाइफ कोच से, उनको ना समटाइम समझ नहीं आता कि लाइफ कोच क्या, किस तरीके से, तो आप को किसने इंस्पायर करा कि आपको एक लाइफ कोच बनना है? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, लाइफ कोच का पहले तो मतलब ये है कि जो आपको आपकी लाइफ में मतलब जीना कैसे है वो सिखा रहा है। मतलब ये नहीं आपको सब पता है, मुझे सुबह उठना है, नहाना धोना है, खाना पीना है, लेकिन आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके साथ डील करते हुए आगे कैसे बढ़ना है। और प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में है। बिल्कुल। अब लाइफ कोच ने क्या किया, स्किल लर्न की, ठीक है, आप मेरे पास आई हैं, मैं कह रही हूँ लाइफ कोच, तो मैं आपको किस चीज से हेल्प करूंगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आई हैव लर्न मोडालिटीज लाइक हैंड राइटिंग, एनालिसिस, टैरो, फेस रीडिंग, ऐसी सब लाइफ कोच की अपनी अपनी मोडालिटीज है। किसी ने होपोनोपोनो किया होगा, कोई माइंडफुलनेस कोच होगा। इन द एंड सबका पर्पस यही है कि आपको हेल्प करे कि अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में, स्मूदर वे में लीड कैसे करना है सारे चैलेंजेस के साथ। तो लाइफ कोच का पर्पस ये है कि वो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हटा नहीं रहा है, वो आपकी लाइफ में ये दिखा रहा है कि प्रॉब्लम्स को ग्रोथ की तरह कैसे देखना है और उसको अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है, और प्रॉब्लम्स को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहा है कि ये आपको ग्रोथ के लिए आया हुआ है, ये आपसे भागने। जिसकी लाइफ में जितने चैलेंजेस होंगे ना, उतना पोटेंशियल उसका पुश हो रहा है, उतना वो आगे बढ़ेगा। सीधी बात है। तो जो आज के बड़े बड़े इलॉन मस्क, क्या इनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे? क्या इनकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस होंगे? क्वेश्चन यही था जो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, मेरा सेम यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज की जैसे भागदौड़ की जिंदगी है, सबकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समटाइम्स होता है कि इंसान इतना ज्यादा वो हो जाता है, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, ठीक है, फिर एक जो नया आज की डेट में हो गया है, रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारियां। क्यों? क्योंकि उनके थिंकिंग जो पैटर्न्स हैं, वो मेरे बारे में ये बोलता है, मामा चाचा इसने ये कह दिया, वो कह दिया। जो एक इंसान जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, जिसको लगता है कि मैं सबको समेट के चलूं, मगर समटाइम्स नहीं हो पाता है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों को ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? हाँ, देखिए, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉफ्ट जो चीजें आपने कही है ना, वो मैं थी एक टाइम पे, ठीक है। इसीलिए मैं लाइफ कोच बनी हूँ, क्योंकि पहले मुझे खुद को ही डायरेक्शन चाहिए थी। सेम एग्जैक्टली मेरा भी है ना। हाँ, तो हम सब इस फील्ड में आए हैं ना, तो हमने ये चैलेंजेस जिए हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि किसी और के साथ ना हो। सिंपल सी बात है ना। और किसी को जल्दी गाइडेंस मिल जाए, हमें थोड़ी लेट मिली है, किसी को जल्दी मिल जाए, तो ये माइंडसेट है, तभी हम आज यहाँ पे बैठे हैं। मैंने भी इसी माइंडसेट से कि मुझे डायरेक्शन, आपको पता है मैं लाइफ में एक टाइम में ऐसे ब्लैक उसमें लूप में फंस गई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था
कि क्या बस मैं ऐसे इस दुनिया में आ गई और ऐसे मर जाऊंगी मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या कुछ है? तो होगा। मैं सबको काम करते देख रही हूँ, मुझे लालच आ रही है, अरे उसके पास काम है, उसके पास काम है, मेरे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इतनी पढ़ी लिखी हूँ, एकेडमिक्स इतने अच्छे रहे, पर क्या रीजन है? देन मुझे किसी ने कहा, ऐसी मैं सर्व कर रही थी, मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा मैं ना एकदम डार्क होल में, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे कहा दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप किसी भी दिशा में ग्रो कर सकती हो। हाँ, किसी उनकी वो बात ना आज भी मेरे माइंड में है कि आप किसी भी दिशा में ग्रो कर सकती हो। बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कहा हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखते हैं। पहले मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को समझा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 मार्च है, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को समझा कि ओके आई एम गुड विद दिस, और सच में मेरा सोल पर्पस, मतलब मैं किसी की भी हेल्प कर रही हूँ, किसी को गाइड कर रही हूँ, तो मुझे अंदर से तृप्ति मिल रही है। तो मैं समझ गई कि गाइडेंस ही मेरा फोटे है। अब आपको सुनेगा कोई क्यों? वो कहेगा फालतू बोलती रहती है। एवरीबडी वांट्स वैलिडेशन कि आपने क्या किया है, हम आपको क्यों सुने। इसलिए मुझे पता था कि मेरे आइडियाज़, मेरे विजन्स, मेरी साइकिक्स बहुत अच्छे काम करते, लेकिन जब तक मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगी कोई मुझे नहीं सुनेगा और सब कहेंगे फालतू बोलती है। वहाँ से मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस किया, अपने आप को जाना, अपने पे काम किया और मोडेलिटीज़ लर्न की। पूरा 1 साल मैंने प्रैक्टिस किया है, टेस्टिमोनियल्स लिए, कोई पैसा नहीं अर्न किया, सिर्फ 11 रुपीज़ लेती थी एनर्जी एक्सचेंज के नाम पे। एंड आई जस्ट सेड कि मुझे टेस्टिमोनियल्स दो। पूरा 1 साल मैंने यही किया, कॉन्फिडेंट हुई और स्किल्स लर्न की। लोगों ने मुझ में चेंजेस देखे, लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। एंड देन मुझे समझ में आया कि अब मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लीड करने के लिए। तो लाइफ कोच की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि मेरे अंदर जो बिखराव था ना, मुझे उसको संभालना था, उसको समेटना था, और पीपल प्लीजर एटीट्यूड जो था उसको ख़त्म करना। और यही चैलेंजेस आए जब मैंने स्टार्ट किया ना ये सब, तो लोग मुझ पर हंस रहे थे, अब पता नहीं क्या करने बैठ गए ये। पर मैं एक शब्द में बोलूँगी, ढीठ बन जाओ। लता मंगेशकर को अगर हीरोइन बनने को बोल दिया गया होता ना, वो नहीं बन पाती, लेकिन वो सिंगर बनी। वो ढीठ बन के उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, क्योंकि शी इज गुड एट सिंगिंग, सिंपल सी बात है, शी वॉज गुड एट सिंगिंग। उन्होंने उसी को फॉलो किया और उनके थ्रोट पे रिसर्च भी हुआ है यार। तो हमारे अंदर जो गुण है ना, अब आप मछली को यार उड़ने को कह दोगे, वो कहाँ उड़ पाएगी? और हम लोग यही कर रहे हैं, हम अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे कि हमें किस चीज के लिए बनाया गया। अगर हम उस पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों का सोचने का ट्रेंड बन चुका है कि बस ये लोगों के अंदर ये भी मैंने देखा है, कूल एंड अनकूल वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया ना। लेकिन नहीं, सीधी बात है, बेचने वाला हवा भी बेच ले रहा है। तो आप अपनी स्किल को समझो। अच्छा मार्केटर कौन होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे? सीधी बात है। तो ये दीज आर स्किल्स। आप अपनी स्किल्स को समझो, उस पे काम करो, भले वो कुछ भी है। मैं कहती हूँ भले वो घर में बैठ के खाना बनाने का काम क्यों नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, किसी को कॉपी नहीं करना है। आप जिस चीज में अच्छे हो ना, बस उसको फॉलो करो और ढीठ हो जाओ। बिल्कुल। और जो लोग, पता है सच बता रही, जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना यार, अब वही लोग मुझसे आके कंसल्टेशन लेते हैं, दिस आई हैव अचीव्ड। और वो लोग मेरे पॉडकास्ट पे आके कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं कि यस वी आर द विटनेस, हमने तेरी जर्नी देखी है। तो ये जब आपके कमेंट्स आते हैं इस तरीके से आते हैं, तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं? तब आपको क्या फील होता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं? ग्रेटफुल फील करती हूँ कि थैंक्स कि सब जिन जिन लोगों ने मेरे पे डाउट किया, मेरे अंदर वो गुस्सा भर गया ना एकदम, जब लेवल बढ़ गया ना कि अब तो करके दिखाना, अब बहुत हो गया। जब क्लोज वंस आपको डाउट करने लग जाए ना, और आपको यही मैं पूछना चाह रही थी, लग जाए। क्योंकि कमेंट्स 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है? ऐसे में क्या होता है, जब आपके पॉजिटिव आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग्स के तौर पे लेता है, या ये कि मतलब हाँ मेरे साथ सब अच्छा हुआ ये वो। मगर समटाइम्स क्या होता है, नेगेटिव कमेंट्स आते हो, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो? ये देखो, यही, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। पहले क्या था, क्रिटिसिज्म को नेगेटिव लेना कि इसने मेरी बुराई कर दी, ठीक है, और नेगेटिव स्टेटस डालने लग जाना, ठीक है, वो करने लग जाना। देन फिर आई रियलाइज, अब ना ईश्वर को पता होता है कि बनाया किसी और चीज के लिए और वेस्ट कर रही है अपना टाइम, सीधी बात है। तो मेरी लाइफ से जिन जिन लोगों पे मैं इमोशनली डिपेंडेंट थी, सबको निकाल के बाहर किया। मेरे जितने भी जिनसे मुझे प्यार था, लगाव था, मेरे रिश्ते जो भी थे, जैसे मेरे पेरेंट्स चले गए 2014 में, दे गॉट एक्सपायर्ड कार एक्सीडेंट में, दोनों ही साथ में एक्सपायर हो गए थे, वो गए।
क्योंकि पैम्पर बहुत करते थे, वो चले गए। फिर भी लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा, हम फिर अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों में। फिर ऐसा एक फेज़ आया कि कुछ हुआ कि मेरे फैमिली के में बहुत क्लोज, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज लोग थे, वो सब दूर जाने लग गए और वो क्रिटिसाइज़ करके जाने लग गए, मतलब मेरी सेल्फ एस्टीम को हिट करके जाने लग गए, जिन पे मतलब मुझे एकदम प्राउड, मतलब जैसे गुरूर होता है वो सब। जब वो सब चले गए ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब इन लोगों को जवाब देना है। पता नहीं मुझे ऐसे आया कि आई हैव टू गिव आंसर्स, कि मैं वेस्ट नहीं हूँ, मैं वेस्ट नहीं हूँ, मुझे बनाया है तो मेरे अंदर पोटेंशियल है, नाउ आई कैन प्रूव। अब यहीं पर पता है नैंशा, कुछ लोग ना, अब एंगर के भी 8 टाइप्स होते हैं, आपको पता है 8 तरह के एंगर्स होते हैं, जिसमें से एक एंगर होता है कंस्ट्रक्टिव एंगर और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एंगर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वाली मूवी धड़कन मूवी देखी है, शिल्पा शेट्टी के फादर ने एग्री नहीं किया तो सुनील शेट्टी बन के आया कुछ ना, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंगर। वो दैट इज माय काइंड ऑफ एंगर, कि जब मुझे कोई चैलेंज मार देता है ना कि ये तुझसे नहीं होगा, देन तब मैं तो करके ही दिखाऊंगी, तब तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। आई वांट टू प्रूव यू रॉन्ग, कि नहीं तुमने गलत, और तुमको मतलब ये रिग्रेट होना चाहिए कि हमने इस पे डाउट क्यों किया। सो मेरा कंस्ट्रक्टिव एंगर है। एक देवदास टाइप डिस्ट्रक्टिव एंगर होता है कि हमने बिल्कुल दिल से लगा ली बातें और हमने अपने आप को खोखला समझ के डिस्ट्रॉय कर लिया। सो कंस्ट्रक्टिव एंगर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्सा गलत चीज नहीं है, बस गुस्से को अगर चैनलाइज करना आपको आ गया ना, दिस इज द बेस्ट थिंग यू हैव। ये मैंने सीखा, पहले मुझे ये बताया गया था कि तेरे अंदर गुस्सा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, और मैं चैनलाइज नहीं कर पा रही थी अपने एंगर को। फिर मुझे किसी ने कहा गुस्सा होना है। आप एक बात बताइए, चौका छक्का मारने के लिए प्रेशर नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल गुस्सा चाहिए होता है, तभी तो इतनी तेज जाके वो हिट करता है बैट बॉल को और वो जाके कहाँ बाउंड्री के बाहर पहुंचता है। बिल्कुल। सो कंस्ट्रक्टिव एंगर। सो क्रिटिसिज्म, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, थैंक यू बोलो, कि लोग वही लोग हैं जो आपको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और आपकी बाउंड्रीज को, आपके लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर आप अकेले हो गए हो ना, तो इसको ब्लेसिंग पीरियड मानो, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके अपने पे काम कर सकते हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आपको पता है 2019 से लेके टिल 2023 तक मैंने पूरा टाइम अलोन काटा है, और इसी में मैंने ग्रो किया है। कई बार होता है ना कि इंसान बहुत लंबे समय के लिए, महीने, साल बहुत अकेला रहता है, उसमें उसको एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पता नहीं क्या क्या उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बहुत ओवरथिंक करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उससे ओवरकम कर जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी डिलेमा में रह जाते हैं। ये दो चीजें कंफर्म होती हैं। अब क्या होता है ना, लोगों का ये सोचने का ये है कि मुझे तो वो इंसान प्यार नहीं करता, मैं तो उसके कितने सहारे रहती है, डिपेंड रहना, एडिक्शन, ये सारी चीजें वो इंसान के ऊपर फिट बैठती हैं। जो इंसान सिर्फ अपने आप को अकेला कर लेता है, अंधेरे कमरे में कर लेता है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि आपको अंधेरे में नहीं रहना है। अगर आप अंधेरे में रह रहे हो, आइसोलेशन, जैसे हमारे टैरो में होता है हर्मिट कार्ड, लोग उसको नेगेटिव में चले जाते हैं, अरे नो कांटेक्ट हो गया, नहीं। हर्मिट क्या, अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे, आइसोलेशन जिसका मीनिंग निकलता है वो ये होता है कि वो अभी हाल फिलहाल के लिए थिंकिंग प्रोसेस में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है वो, और उसके हाथ में लालटेन है। इसका मतलब ये है कि उसने अब तय कर लेना है आने वाले टाइम में कि मेरी वो दिशा है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो ये लोगों के अंदर ना चेंजेस आने चाहिए कि आप टाइम लो, स्पेस लो, मगर स्पेस लेने के बाद ना आप ग्रो करके बाहर निकलो। वही वाली बात है, अकेलापन मूर्ख के लिए सजा है, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए वो टाइम है कि अपने आप को वो इवॉल्व कर सके। बिल्कुल, बस वही डिफरेंस मैंने समझा, वही चीज है, वही हम सबको तो समझना ये है। बस लोगों को समझने के ऊपर है। और ना उसको एक ओवर थिंकिंग का, जैसे आपने कहा ना, ये सोच के घोड़े हमारे बहुत दौड़ते हैं। जैसे वो हमराज मूवी में जॉनी लीवर नहीं, अगर आग लग जाती तो ये जो चल रहा है, ये हो जाता तो हमें ये नहीं करना। एक ना बुक थी, मैंने पढ़ी थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मैं ऑथर का नाम भूल गई हूँ, बट ये बुक इतनी अच्छी है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मतलब जो आप देख रहे हो ना, बस उतने तक ही रखो अपनी सोच को। जो आपने देखा ही नहीं उसके बारे में आप मत सोचो। बस यहीं से ओवर थिंकिंग का पैटर्न लूप स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, किसी ने हमारा मैसेज रीड, मतलब ब्लू टिक लग गया, हमने देख लिया, अब हमने उसके बारे में 100 कहानियां बना डाली। अब ये, अब ना एक्चुअली मैं ऐसी थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, आई वॉज लाइक दैट, कि किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैंने दिमाग में खिचड़ियां पका ली, ब्लू टिक आ गया तो उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है।
अब मुझे समझ में आता है कि जिसके पास काम है ना, मैं भी यार सुबह के मैसेज देखती हूँ, ब्लू टिक भी आ जाता है, मैं उसका रिप्लाई रात में करती हूँ, तो मेरे लिए भी अब कोई ऐसा सोच सकता है ना। बिल्कुल। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि हमें जो हम तुरंत कंक्लूजन्स पे जंप कर रहे हैं ना, उस आदत को रोकना है, चेंज करना और ये है। जो बुक है इसको जरूर पढ़े। इसमें यही बताया गया कि आपके जो सोच के घोड़े हैं ना, उनको लगाम लगाना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा माइंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव सोचना हमारे हाथ में है। हम नेगेटिव चूज करते हैं सोचना, हम पॉजिटिव सोचते ही नहीं है, जबकि हमें हमेशा अपने माइंड को ये कंडीशन करना चाहिए कि पॉजिटिव सोच रखो, ये हमारे हाथ में है। तो ओवर थिंकिंग वहीं से होती है जब हम सोच के घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल। और जो नहीं दिख रहा उसके बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, तो जैसे आप जैसे एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो एज अ इन्फ्लुएंसर आपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट करा? मतलब आपके माइंड में, क्योंकि आपकी एक दिशा चल रही है कि मैं एक हीलर हूँ, जी जी, ठीक है, लोगों को प्रिडिक्शंस देती हूँ, उनकी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाती हूँ। ये इन्फ्लुएंसर वाला ख्याल कैसे आया? आप इन्फ्लुएंसर की साइड पे कैसे गए? देखिए, इसमें क्या था कि मैंने घर पे बैठ के सेशंस लेती थी, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग अभी भी मेरे स्किल्स की ना उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो मुझे एक्सपोजर चाहिए था। अब क्या होता है, एक्सपोजर के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा बैरियर ये भी था कि मुझे ना घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता था, आलस आती थी। घर में बैठ के सब काम कर लो, मतलब मुझे दही भी लानी है तो हस्बैंड को फोन कर दिया, लेते आना, ठीक है, निकलना ही नहीं बाहर, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने ये बैरियर भी कट करना, और मुझे सोशलाइजिंग भी आनी चाहिए, सीधी बात है। और अगर अब आपको लोगों को हील करना है, हेल्प करना है, तो जितने एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे उतना अच्छा है। आप सीखोगे दूसरे की लाइफ से ना, ऑब्वियसली, कि ये था, ऐसे था। फिर मैं बाहर निकली और मेरा एक ना फियर था, स्टेज फियर था। मैंने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट इसलिए किया था कि अगर मैं अपने आप को बैरियर्स लगाऊंगी, मैं अपने आप को रोकूंगी, तो मैं दूसरों को क्या गाइड करूंगी, और मेरी स्किल्स कैसे प्रमोट होंगी। एंड यहाँ पे भी टैरो रीडिंग, जब मैं ब्यूटी पेजेंट में जा रही थी ना, तो टैरो ने मुझे कहा था मत जाओ, आपके साथ कुछ रॉन्ग हो सकता है, मतलब कुछ एक्सपीरियंस आपको बैड हो सकते हैं। मैं फिर भी गई। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं किसी भी अपनी मोडालिटी को बैरियर नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट गाइडेंस ले रही हूँ, और मैं उसको जी कर आ रही हूँ। बिल्कुल, कि निकलो, आपको गाइडेंस मिल रही है, फ्री विल। मैं अपनी फ्री विल का बहुत यूज करती हूँ, वहां से मिला। लेकिन मुझे था कि मैं तो एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ, अच्छा बुरा डजंट मैटर, मैं जाऊंगी वहां पे, स्टेज पे बोलूंगी ना, वॉक करके आऊंगी, 2-4 लोगों से मिलूंगी, मैं इसी में गई थी। जो टैरो ने बोला था हुआ वैसा हुआ, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर उस पॉजिटिविटी को भी लेके रखे, हाँ, कि अगर कॉन्टेक्ट्स भी बने ना, मैंने लोगों से बात किया, मैंने स्टेज पे अदर साइड आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है, इंट्रोडक्शन दिया, कुछ ग्रूम होकर आई, कुछ सीख कर आई, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। उसके बाद से मैंने दूसरे पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। दैट फर्स्ट वन मिस्टेक से मैंने सेकंड वन में इम्प्रूव किया, ठीक है, उसको विन किया। और मेंटल वेलनेस की जरूरत नैनिशा सबको है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का है। बिल्कुल। तो मुझे तो हर तरफ से, हर जगह से लोग चाहिए, हर तरह के लोग चाहिए, हर वैरायटी के लोग चाहिए। लाइफ कुछ लिमिटेड थोड़ी है कि इधर के लोगों का ही मत डील करूंगी मैं, मुझे ये किया। फिर धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि अब मेरी स्किल्स प्रमोट हो रही है, लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर मेरे ब्यूटी पेजेंट की वजह से लोगों ने मुझे रनवे में बुलाया, मैंने रनवेज किए, जस्ट टू टेक एक्सपोजर, जस्ट टू लर्न थिंग, जस्ट टू ग्रो। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, पोटेंशियल अनलिमिटेड, मुझे बांधना नहीं है की नहीं, मतलब वो है, एक सीमा भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज, हमें ये भी एक्सपीरियंस करना है कि रैंप वॉक होता कैसा है यार, और हम फीमेल्स हैं, हमें ग्रेस कितनी मिली है, एंजॉय योर फेमिनिटी। एक मिस और मिसेस में जो एक डिफरेंसेस आ जाता है, जो आज की डेट में सोसाइटी ने बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस कर लिए हैं। तो अगर मिस कर सकती है तो मिसेस भी कर सकती है, तो ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। और पता है ये ना, यहाँ पर मैं किसी को दिखाने भी नहीं गई थी, यहाँ मैं अपने आप को दिखाने गई थी कि यू हैव टू सी द एक्सपोजर एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कैसे नहीं कर पाओगी, बिल्कुल ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हारे अंदर जो नहीं कर पाओगी। तो मुझे अपने आप के अंदर एक्चुअली अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट। और मैं जब अपने आप को मिरर में देखूं तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैंने किया है बहुत सारी चीजें। मेरे पास 2 डॉटर्स हैं एंड आई वांट कि उनको पता हो कि एम्पावर्ड वुमेन क्या है, बिल्कुल एम्पावर्ड वुमेन क्या होती है, और अपने पे काम कैसे करना। और आपकी मदर ने 30s में स्टार्ट किया अपनी लाइफ को। तो मतलब पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है, हर दिशा में आप ग्रो कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपने डिसीजंस थोड़े अच्छे लो। तो एम्पावरमेंट जैसे अभी आपने बात करी कि, तो आप उस पे आप
आपकी क्या राय है? हाँ, एक मैं और इसमें ऐड करूंगी, इन्फ्लुएंसर वाला जैसे आपने बोला था, तो जब मैंने ये सब किया, आपको पता है ना लोगों को लाइमलाइट वाली लाइफ थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, तो मैंने जब ये सब किया। और वैसे भी आपने जैसे बताया कि आप 3rd ऑफ मार्च, हाँ, मार्च अगर हम 3 भी ऐड करते हैं तो 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है वीनस का है, इम्पैक्ट तो आता नेम है। फेम तो वीनस, अगर आपका शुक्र अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो मिलना ही देगा। तो आप जिस तरीके से आपका जो अभी है एक प्रोफेशन में आपने इंक्लूड करा है कि मैं इन्फ्लुएंसर या मॉडलिंग से रिलेटेड आपका जो आप करते हैं, तो आपको वो वीनस दे रहा है, और इसने मेरे ना प्रोफेशन में चार्म ऐड किया। अब देखो एक लाइफ को सुंदर सा लाइफ कोच बैठा है तो और अच्छा नहीं आएगा, सीधी बात है। तो हम ड्रेस वेल होते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन इन द सेंस कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो फिगर, बट आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अपने माइंड को प्रोडक्टिव कर रहे हैं। माइंड को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं? अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छी सोच, अच्छी बुक्स पढ़ के अपनी बॉडी को आप अच्छा ऑरा कैसे रेडिएट कर सकते हैं? अच्छे कपड़े पहन के, कोई आपसे मिले तो उसको अच्छा तो लगे आपसे ना। अब लाइफ कोच अगर अच्छे से बैठा है तो उसको सामने वाले को आपसे पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मैंने यहाँ से ये सीखा कि अपने मतलब फिजिकल आउटलुक को कैसे आपको नर्चर करना है, और मेंटल तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी नर्चर, तो मैंने दोनों का मिक्सचर किया कि ब्यूटी क्वीन प्लस सोलफुल गाइड, मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया कि इनर और आउटर दोनों को हमें एनहेंस करना चाहिए। और इससे आपको ना एक सच में आप किस दिन ना पूरा दिन नाइट सूट में गुजार दीजिए, आप समझ जाएंगे डिफरेंस, है ना। और आप सुबह आराम से नहा धो के पूजा पाठ करके अच्छे कपड़े पहन के रेडी होके बैठिए, आप अलग एनर्जी में होंगे। तो ये चीज़ इसने मुझे सिखाया, और मेरे प्रोफाइल पे इसकी वजह से लोग भी आए, मेरे काम को भी चार्म मिला, मेरे कनेक्शंस भी बने, और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। जो मेरा मोटिव है, लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, उनको हेल्प करना कि अपने पोटेंशियल को अनलॉक करो और एम्ब्रेस करो ग्रोथ को, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट का यार, वही मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? ये ना एक्चुअली ये हर जगह है, वहाँ तो मैं देख कर आई, वहाँ बोला जाता है, इट्स अ वेरी फैंसी टर्म, बट ये ना मतलब यूज़ की जा रही, बट एक्चुअल में है नहीं ऐसा। अभी रिसेंटली मैंने बहुत इम्प्रेस हुई, अभी 2025 का मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट चल रहा था, वहाँ पर एक फीमेल मतलब आई मीन एक मॉडल को उन्होंने इंसल्ट किया, उसने आवाज़ रेज की कि भाई आप यू कैन नॉट इंसल्ट मी। तो उन्होंने सिक्योरिटी को बुला के बोला कि इसको बाहर निकालो, उसके साथ सारी कंटेस्टेंट बाहर निकल गई। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और अब मैं अपने फील्ड से बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ABC मेरी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे ना 2 सेशंस लिए थे आर्ट थेरेपी के, जैसे मैं आर्ट थेरेपी से भी लोगों को हील करती हूँ। शी हैज़ टेकन एंड शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि पूजा आपकी ना प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और आपके एनालिसिस एंड लोगों को हील करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो रिस्ट वॉच का कोर्स मैं आपसे सीखूंगी। मैंने कहा ठीक है। एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स बाद मेरी उससे बात हुई, देन शी सेड कि मैंने तो सीख लिया। मैंने कहा किससे? तो कहती ना मेल मेंटर से सीखा मैंने, क्योंकि मेल्स ना ज़्यादा अच्छा सिखा पाते हैं। अब वो उस टाइम मुझसे डिस्कशन करने आई थी अपनी डॉटर के लिए ही। फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा सी अभी आपने मेरे ऊपर आपने किसी मेल मेंटर को चूज़ किया, तो हम फीमेल्स ही फीमेल पे तो डाउट कर रही है ना कि फीमेल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं सिखा पाएंगी, मेल ज़्यादा अच्छा सिखा पाएगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि आप दूसरी फीमेल पे ट्रस्ट करो और उसको हेल्प करो, और उसकी सक्सेस में अगर आप क्लैपिंग बजा रही हैं, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बट हम एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ रहे, बस हम इसको फैंटेसाइज कर रहे हैं अपना हक करने के चक्कर में, और अपना हक कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे काम नहीं हो रहा, उसके अलावा बाकी सब जगह पे काम हो रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब मेरे लिए यही है कि आप दूसरी वुमेन में बिलीव करें, दूसरी वुमेन को हेल्प करें, दूसरी वुमेन को ग्रो करने में उसके जितनी आप हेल्प कर सके, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब आई मीन इनसिक्योर नहीं होना है आपको। और इनसिक्योरिटी कब नहीं आती है? जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस होती है, जब आपको अपने पर भरोसा होता है, आपने अपने आप पे काम किया होता है, तो आपको अपने सेम फील्ड की भी फीमेल को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है ये चीज़ मैं कहाँ से बोल पा रही हूँ? मुझे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली, शी इज़ एस्ट्रोलॉजर एंड शी इज़ एंजल टू मी। वो आज भी मुझे कहती है कि पूजा जी आई वॉन्ट योर हैप्पीनेस। वो मेरी फील्ड में है। उसने मुझसे जबरदस्ती, जैसे मम्मियाँ नहीं होती हैं, जबरदस्ती पीछे पढ़ के रेमेडी करवाई। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, एंड मैंने ऐसे लोग अट्रैक्ट किए जब मैंने ये सब चीज़ें सीखनी स्टार्ट की। एंड वो मुझे धक्के से आपको ये करना है, आपको ये करना है, मैं नहीं भी करूँगी, कहेगी नहीं आपको करना है, आपको करना है। और उसने मेरी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड की, और हमेशा कहेगी पूजा जी आई ओनली वॉन्ट योर हैप्पीनेस, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न करो।
उसने ही मुझे कैसे अर्न करना है, कैसे, मतलब उससे मैंने सीखा कि अपने जो सर्विसेज आप ले रहे हो उसके लिए पैसे मांगने में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी और अपना 100, पर वो कहती है अपना 200%। आप कोई भी काम, जैसे आप भी देखिए इसी फील्ड में हैं, आपको मैं ये कह रही हूँ आप चार्जेस लीजिए लेकिन अपना 200% दीजिए। कोई क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है तो काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और पैसा मांगने में भी जो भी आपने अपने सर्विस चार्ज रखे उसको मांगने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ उसने मुझे सिखाई, और वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन जब भी मुझे उससे कुछ कंसल्टेशन चाहिए होती, जो उसका एनर्जी एक्सचेंज है वो मुझे देती है, एंड मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ कम कर दे। एंड वही वो मुझे आज कह रही है कि पूजा जी थैंक यू सो मच, आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं किया। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी कि कितने अच्छे से आप चीज़ों को आउटसोर्स करती हैं, और आपने मेरे प्रोफेशनलिज्म को बहुत रिस्पेक्ट दी। कभी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे डिस्काउंट दो। सो क्यों यहाँ पर क्या माइंडसेट आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का माइंडसेट आ रहा है, सीधी बात है। बिल्कुल। तो मैं आज अगर आपके पॉडकास्ट पे आई हूँ तो मुझे ये था कि मुझे एक तो आपसे मिलना है, दूसरा आई वांट टू हेल्प वुमेन, सीधी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जाते जाते जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं इन शॉर्ट में? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आपका जो पोटेंशियल है उसको समझें और उस पर काम करें, और अपने लाइफ के एम्स को, गोल्स को किसी और के बिलीव्स के साथ मत डिसाइड करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस कुछ और है। तो आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए, ठीक है। किसी के लिए मीठा अच्छा है, किसी के लिए मीठा अच्छा नहीं है। तो आप अपनी लाइफ को समझते हुए, अपना दिमाग लगाते हुए, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, हाँ, अगर अपनी लाइफ में कोई अच्छा मेंटर आप ला सकती हैं तो मेंटर ज़रूर लेकर के आइए। एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए, और लाइफ में अच्छी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं बोलूँगी अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहें, और उन लोगों के कनेक्शन में रहें जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात लास्ट में बोलूँगी कि जैसे आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, आप मुझे आके क्रिटिसाइज़ करके जा रही हैं, तो आप मेरी ग्रोथ में कोई रोल प्ले नहीं कर रही हैं। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करके मेरे साथ काम भी कर रही हैं मेरी इम्प्रूवमेंट में, तब आपको पूरा राइट है मुझे क्रिटिसाइज़ करने का। तो ऐसे लोगों को हमें अपनी लाइफ में रखना है जो हमें क्रिटिसाइज़ तो कर रहे हैं बट हमारी इम्प्रूवमेंट में हमें हेल्प भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला नैंशा जी ये ठीक नहीं है, आपको ये चीज़ ना ऐसे करनी चाहिए, और मैं आपसे फॉलोअप भी ले रही हूँ, यार किया, या मैं आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड करवा रही हूँ कि ये मत करो, ये करो। सो मैंने आपको क्रिटिसाइज किया बट मैं आपको हेल्प भी कर रही हूँ इम्प्रूव करने में। सो क्रिटिक्स दो तरह के होते हैं, सो वी हैव टू फिल्टर दैट। ओके, तो ठीक है, आज हमने पूजा से बात करी, और पूजा ने हमें एक बहुत लास्ट कुछ चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हमें कुछ लाइफ में अलग चाहिए, देखिए मैंने कहीं सुना था कि जो करते आए हो अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। और अगर कुछ डिफरेंट चाहिए आपको तो लीक से हटके कुछ करना पड़ेगा, सीधी बात है। आप वही 9 to 5 का काम कर रहे थे, वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिल रहा था। कुछ अलग चाहिए तो आपको लीक से हटना ही पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को पुश करना ही पड़ेगा। हम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, एवरीबडी नोज, पर सक्सेसफुल कौन है जो एक्शन ले रहा है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने सुना कि पूजा ने हमें लाइफ के जो उन्होंने खुद भी लेसन सीखे वो लोगों को बताना भी चाहती हैं कि आप लोगों को क्या अपने अंदर चेंजेस करने चाहिए। एंड जो भी उन्होंने बताया, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक एपिसोड ऐसा बने किसी भी एक टॉपिक पे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम ये पॉडकास्ट दोबारा शूट करेंगे किसी एक टॉपिक पे, क्योंकि आज हमने मल्टीपल टॉपिक्स उठाए थे ताकि आप तक बहुत सी चीज़ें पहुँच सके। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जितना हो सके आप शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना शेयर करेंगे उतना मैसेज हम लोगों का जो आज पूजा ने दिया, मैंने दिया, वो और वुमेन्स तक भी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे आपको इतनी नॉलेज है टैरो की, ऑल दैट, मैंने भी आपकी वीडियोस देखी हैं, तो अपने कॉर्ड कटिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए आप बताइए। सेम है कि आप सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। अगर आप सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते हैं, समटाइम्स आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो है, आप नहीं कर सकते हैं सॉल्ट बाथ, तो आपने कम से कम अपने हाफ लेग्स एंड हैंड्स उनको डिप करके रखना है दिन में 2 बार,
एटलीस्ट, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप वॉश करिए सॉल्ट से, जिसमें ब्लू एंड पिंक सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग के लिए आप कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप सामने वाले का ऑरा कट कर सकें जो उसका नेगेटिव आपकी तरफ आया था। इसमें आप कैंडल्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत तरीके हैं कॉर्ड कट करने के लिए, ये डिपेंड करता है हर हीलर के ऊपर कि वो किस एनर्जीज को किस तरीके से ले रहा है, किस में कंफर्टेबल है। बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, नमस्कार।